नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। ब्रिक्स नेताओं ने कहा, अफगानिस्तान को अन्य देशों के लिए आतंकी गुटों की शरण स्थली नहीं बनना चाहिए। अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता का आह्वान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सतह से हवा में मध्यम दूरी तक मार करने में सक्षम मिसाइल रक्षा प्रणाली भारतीय वायुसेना को सौंपी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तमिलनाडु और उत्तराखंड सहित 4 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 7 सीटों के उपचुनाव के लिए तारीखों की घोषणा की। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा, टीके की 2 खुराक कोविड मृत्यु दर को रोकने में 97.5% तक सक्षम। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाई। सरकार चालू वित्त वर्ष में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक के निर्यातकों की बकाया प्रोत्साहन राशि जारी करेगी। गणेश चतुर्थी का पर्व आज मनाया जा रहा है और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम टेस्ट मैच आज मैनचेस्टर में। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं लवली निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। भारत के ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में सचिव संजय भट्टाचार्य ने कहा है कि 13वें ब्रिक्स सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के साथ ही वैश्विक शासन प्रणाली के अन्य संस्थानों में भी सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया। अफगानिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि इस बात पर प्रबल सहमति बनी कि अफगानिस्तान को अन्य देशों के लिए आतंकी गुटों की शरण स्थली नहीं बनना चाहिए। ब्रिक्स नेताओं ने अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 1.5 दशक में ब्रिक्स ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और ये विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक सशक्त आवाज बन चुका है। कल 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मंच दुनिया के विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के माध्यम में प्रभावी साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स ने कई सशक्त संगठन शुरू किए हैं। ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट और एनर्जी रिसर्च कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म जैसी मजबूत संस्थाओं का सृजन किया है। निसंदेह गर्व करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, मगर यह भी महत्वपूर्ण है कि हम आत्मसंतुष्ट न हो। श्री मोदी ने कहा कि दूर संवेदी उपग्रहों के मामलों में भी सदस्य देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। हमारी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन समझौते से सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। हमारे कस्टम्स विभागों के बीच सहयोग से इंट्रा ब्रिक्स व्यापार आसान होगा। एक वर्चुअल नेटवर्क के रूप में ब्रिक्स वैक्सीनेशन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू करने पर भी सहमति बनी है। ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म एक और नई पहल है। इन सभी नए इनिशिएटिव्स ने न सिर्फ हमारे नागरिकों को लाभ मिलेगा, हमारा ब्रिक्स संगठन भी आने वाले समय में प्रासंगिक रहेगा। वर्चुअल माध्यम से हुए शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो ने भी भाग लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स संगठन की स्थापना के 15वें वर्ष में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों ने कई नई पहल की हैं। उन्होंने ब्रिक्स देशों का आह्वान किया कि वे
कोविड उपरांत वैश्विक सुधार में लचीलापन, अभिनव पहल, विश्वसनीय और स्थायी रुख का सिद्धांत अपनाएं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर नई दिल्ली घोषणा में ब्रिक्स देशों ने शांति, विधि सम्मत शासन, मानवाधिकार का सम्मान और मौलिक स्वतंत्रता और सभी के लिए लोकतंत्र के साझा मूल्यों की वचनबद्धता व्यक्त की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को केंद्र में रखते हुए अधिक समावेशी, न्यायसंगत और प्रतिनिधिपूर्ण बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की भारत कल मेजबानी करेगा। नई दिल्ली में आयोजित हो रही इस वार्ता में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मैरिस पायने और रक्षा मंत्री पीटर डटन भारत की यात्रा पर रहेंगे। भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वार्ता के एजेंडे में आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल राजस्थान में आयोजित एक समारोह में मध्यम दूरी तक सतह से हवा में मार करने में सक्षम वायु मिसाइल रक्षा प्रणाली औपचारिक रूप से वायुसेना को सौंपी। MRSAM रक्षा प्रणाली कल जैसलमेर में भारतीय वायुसेना की 2204 स्क्वाड्रन को सौंपी गई। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि MRSAM प्रणाली स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। यह सिस्टम खराब मौसम में भी 70 किलोमीटर की रेंज तक कई लक्ष्यों को एक साथ भेजने में पूरी तरह से सक्षम है। अनेक कड़े परीक्षणों में इसकी सफलता इसकी विश्वसनीयता का प्रमाण है। विरोधी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, UAVs और इसी तरह की अन्य सिस्टम्स को निपटाने में सक्षम यह मिसाइल सिस्टम हमारी एयर डिफेंस सिस्टम में एक गेम चेंजर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एयरफोर्स ने इस मिसाइल का इंडक्शन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये प्रणाली अत्यंत द्रुत गति से भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों की रक्षा करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रणाली के विकास के लिए इजरायली एरोस्पेस उद्योग और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के बीच समझौते पर 1 दशक पहले हस्ताक्षर किए गए थे। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल संयुक्त रूप से भारतीय वायुसेना के लिए राजस्थान में बाड़मेर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 925A पर सत्ता गंधर्व क्षेत्र में आपात लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अमेरिका की ऊर्जा मंत्री जेनिफर ग्रैनहोम के साथ वर्चुअल मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। इसमें संशोधित भारत अमेरिकी कार्यनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी कार्यक्रम शुरू किया गया। इस साल अप्रैल में पर्यावरण पर आयोजित नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत अमेरिकी पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की घोषणा की थी। ये साझेदारी दोनों देशों के बीच बिजली और ऊर्जा दक्षता, तेल और गैस का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत विकास और ईंधन के उभरते स्रोत जैसे सहयोग के 5 स्तंभों पर आधारित है। अमेरिका की ऊर्जा मंत्री ने 2030 तक भारत के 450 गीगावाट के अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य की सराहना की और इसे प्राप्त करने में सहयोग की पेशकश की। दोनों पक्षों ने गैस कार्यबल का नाम बदलकर भारत अमेरिका उत्सर्जन रहित गैस कार्यबल करने की भी घोषणा की। ये भारत की गैस आधारित अर्थव्यवस्था की परिकल्पना में अमेरिकी और भारतीय कंपनियों के बीच नवीन परियोजनाओं पर सहयोग जारी रखेगी। सरकार ने कहा है कि वो चालू वित्तीय वर्ष में निर्यातकों की बकाया 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की निर्यात प्रोत्साहन राशि जारी कर देगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 45,000 से अधिक निर्यातकों को इसी वर्ष प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे निर्यात क्षेत्र में नकदी प्रवाह बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात मांग पूरी करने में मदद मिलेगी। ये राशि 12,454 करोड़ रुपए निर्यात उत्पाद शुल्क और कर छूट और 6,946 करोड़ रुपए की पहले घोषित राज्य और केंद्रीय लेवी और कर छूट योजना के अतिरिक्त होगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए देश के 223 शहरों में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत डिजिटल प्रशिक्षण का विशेष अभियान मैं भी डिजिटल आरंभ किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से डिजिटल सक्षमता का ये तीसरा अभियान है। ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास दृष्टिकोण के अनुरूप है।
यूपीआई आईडी, क्यूआर कोड जारी करने और डिजिटल प्रशिक्षण देने के इस अभियान में भारत पे, एम स्वाइप, फोन पे, पेटीएम और एसबीआई भाग ले रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तमिलनाडु और उत्तराखंड में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। नागालैंड के राज्यपाल आरएन रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को पंजाब का नियमित राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी को नियमित व्यवस्था होने तक नागालैंड के राज्यपाल का काम भी सौंपा गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हर पल बन रहे विकास के नए कीर्तिमान, निरंतर आगे बढ़ रहा हिंदुस्तान। युवा बना रहे नया भविष्य, मजबूत है इरादे, हम हो रहे आत्मनिर्भर और तेज हो रही विकास की ये रफ्तार, क्योंकि सब मिलकर दे रहे हैं अपना योगदान। जी हाँ, सभी करदाता अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट या वो व्यक्ति जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद ₹10,000 से अधिक है, अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। 15 सितंबर 2021 तक एडवांस टैक्स का 45% भुगतान करना अनिवार्य है। ऐसा करके देश की तरक्की में साझेदार बने। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता, आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में 72 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में टीकाकरण अभियान रफ्तार पकड़ रहा है। श्री भूषण ने कहा कि देश की 18% वयस्क आबादी को टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं और 58% लोगों को कम से कम एक डोज लग चुकी है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि मौजूदा समय में स्वस्थ होने की दर 97.5% हो गई है। कोविड-19 वैक्सीन की एक डोज महामारी से होने वाली मृत्यु की रोकथाम में 96.6% प्रभावी है। दोनों डोज लेने के बाद प्रभावशीलता 97.5% हो जाती है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने कहा है कि वैक्सीन की ये सुरक्षात्मक प्रभावशीलता कोविन और कोविड इंडिया पोर्टल और कोविड परीक्षण पोर्टल के आंकड़ों के माध्यम से किए गए विश्लेषण में स्पष्ट हुई है। उन्होंने कहा कि टीके का सुरक्षात्मक प्रभाव 60 वर्ष से अधिक और 45 से 59 वर्ष के बीच तथा 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी समूहों में देखा गया है। डॉ भार्गव ने बताया कि इस साल 18 अप्रैल से 15 अगस्त के बीच आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। डॉ भार्गव ने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ उनमें मृत्यु दर सर्वाधिक है और जिन लोगों ने टीके की दोनों डोज ले ली हैं उनकी मृत्यु दर लगभग न के बराबर है। नीति आयोग में स्वास्थ्य सदस्य डॉ वीके पॉल ने कहा कि स्कूल खोलने के लिए बच्चों का टीकाकरण आवश्यक शर्त नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मानदंड पूरी दुनिया में कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने लोगों से आग्रह किया है कि वे इस दौरान सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव अपने घरों में ही मनाएं और कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सुझाव के बाद राज्य सरकार ने राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक त्योहारों और जनसभा कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि सितंबर-अक्टूबर महीने में कोविड की तीसरी लहर देखी जा सकती है। सरकार ने कहा है कि 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल वैकल्पिक कार्यों पर काम कर सकते हैं। वहीं सरकार टीकाकरण कार्यक्रमों में भी तेजी लेकर आई है और एक दिन में 5 लाख लोगों को टीका लगाने की योजना बनाई है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। ब्रिक्स नेताओं ने कहा, अफगानिस्तान को अन्य देशों के लिए आतंकी गुटों की शरण स्थली नहीं बनना चाहिए। अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता का आह्वान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सतह से हवा में मध्यम दूरी तक मार करने में सक्षम मिसाइल रक्षा प्रणाली भारतीय वायुसेना को सौंपी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तमिलनाडु और उत्तराखंड सहित 4 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 7 सीटों के उपचुनाव के लिए तारीखों की घोषणा की।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा, टीके की 2 खुराक कोविड मृत्यु दर को रोकने में 97.5% तक सक्षम। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाई। सरकार चालू वित्त वर्ष में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की निर्यातकों की बकाया प्रोत्साहन राशि जारी करेगी। गणेश चतुर्थी का पर्व आज मनाया जा रहा है और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम टेस्ट मैच आज मैनचेस्टर में। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 7 सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। ये सीटें सांसदों के इस्तीफे, मृत्यु और कार्यकाल समाप्त होने जैसे विभिन्न कारणों से खाली हो गई थीं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार तमिलनाडु में 2 सीटें और पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, पुदुचेरी और मध्य प्रदेश में 1-1 सीट खाली है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 1 सीट भारतीय जनता पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के जुलाई में कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने के बाद रिक्त हो गई थी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि इन सभी 7 सीटों के लिए 4 अक्टूबर को चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम के एक भाग के रूप में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कल श्रीनगर पहुंचे। उनके साथ कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और शोभा करांदलाजे भी श्रीनगर पहुंचे। मंत्रियों ने कश्मीर क्षेत्र में चलाई जा रही अनेक कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों का प्रत्यक्ष जायजा लेने के लिए किसानों, उद्यान कृषकों, कृषि वैज्ञानिकों और अन्य भागीदारों के साथ बातचीत की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कृषि मंत्री श्री तोमर ने जम्मू कश्मीर को भारत का ताज बताते हुए कहा कि ये क्षेत्र आत्मनिर्भरता की दिशा में देश की प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद पूरे देश में किसानों और उत्पादकों के कल्याण के लिए योजनाएं लागू की गई हैं, जिसका बदलाव जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। श्री तोमर ने जम्मू कश्मीर प्रशासन और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को बधाई दी। उन्होंने कश्मीर के किसानों और उत्पादकों को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार हर तरह से उनके साथ है और आशा व्यक्त की कि आने वाले दिनों में एक नया और गतिशील जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। आजादी के तराने परिक्रमा कार्यक्रम में आज शाम 4:45 बजे प्रसारित किया जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम बात करेंगे भारत माता के महान सपूत बाघा जतिन और गोविंद बल्लभ पंत की। 10 सितंबर 1915 को अपने समय के सबसे अधिक जोशीले स्वाधीनता सेनानियों में से एक जतिन्द्र नाथ मुखर्जी ने अंग्रेजों से अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी और शहीद हुए। जतिन्द्र नाथ का जन्म अविभाजित बंगाल के नादिया जिले के कुश्तिया उप संभाग में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। जतिन आरंभिक दिनों से ही वर्ग, जाति या धर्म पर ध्यान दिए बिना सभी भारतीयों से प्रेम करते थे। एक बार गांव के लोगों को बचाने के लिए जतिन ने नरभक्षी रॉयल बंगाल टाइगर का करीब 3 घंटे तक मुकाबला किया। उन्होंने गोरखा छुरी से बाघ को मार गिराया, इसलिए उनको बाघा जतिन कहा जाने लगा। कॉलेज के दिनों में
जतेंद्र नाथ सिस्टर निवेदिता द्वारा आयोजित राहत शिविर में शामिल हुए। सिस्टर निवेदिता ने जतिन का परिचय स्वामी विवेकानंद से कराया। विवेकानंद ने जतिन को मातृभूमि की सेवा का मिशन चलाने का निर्देश दिया। उन दिनों राष्ट्र ब्रिटिश राज के प्रति असंतोष से आंदोलित था। श्री अरबिंदो ने जतिन दास को सीक्रेट सोसाइटी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। सीक्रेट सोसाइटी जुगांतर के नाम से प्रसिद्ध हुई और बाघा जतिन उसके कमांडर इन चीफ बने। जतिन ने अत्यधिक प्रेरक आह्वान किया, आमरा मुर्बो जगत जागपे, यानी हम राष्ट्र को जगाने के लिए जान देंगे। इसने भारतीयों के दिलों में राष्ट्रवाद का ज्वार पैदा कर दिया। जतिन ने रास बिहारी बोस सहित अनेक युवाओं को प्रेरित किया। रास बिहारी बोस तो जतिन को जोशीले व्यक्तित्व वाला वास्तविक जननेता कहते थे। 1934 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जतिन ने अंग्रेजों से लड़ाई के लिए जर्मन क्राउन प्रिंस से हथियार मांगे। शिपमेंट के आगमन के लिए जर्मन के साथ समन्वय की जिम्मेदारी एमएन रॉय को सौंपी गई। अपने साथियों के साथ जतिन बालेश्वर के निकट छिपे थे, जहां हथियारों से लदा जर्मन जहाज आना था। लेकिन इस कंसाइनमेंट की सूचना आयरिश एजेंट द्वारा लीक हो गई और अंग्रेजों ने उन पर हमला कर दिया। एक तरफ आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेज थे तो दूसरी तरफ जतिन और उनके साथी पिस्तौल से मुकाबला कर रहे थे। फिर भी जतिन और उनके साथी पूरे जी जान से लड़े। इस घटना में बाघा जतिन गंभीर रूप से घायल हो गए और अगले दिन बालेश्वर शहर के अस्पताल में उनका निधन हो गया। The poet Nazrul Islam hailed the Battle of Balasore as the Haldi Ghat of New India. Balasore budi balamer তীর নব ভারতের হলদি ঘাট উদয় গধূলি রঙে রাঙা হয়ে উঠেছিল যথাস্তপাট আনিল গগন গম্বুজ ছোঁয়া কাঁপিয়া উঠিল নীল অচল অস্ত্র বীরে ছুটি ধরে আনে মধ্য গগনে কোন পাগল আপন বুকের রক্ত ঝলকে পাংশুর বীরে করে লোহি বিমানে বিমানে বাজে বন্দুকি থর থর কাঁপে স্বর্গভী দেবকী মাতার বুকের পাথর নড়িল কারায় অকস্মাৎ বিনা মেঘে হল দৈত্যপুরীর প্রাসাদে সেদিন বজ্রপাত। कानूनवेत्ता और स्वाधीनता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा के निकट खूंट गांव में हुआ था। उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन में हिस्सा लिया था। पुलिस ने पंत पर प्रहार किया और उन्हें गंभीर चोट लगी। इसके कारण पंत फिर कभी जीवन भर पीठ सीधी नहीं कर सके। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान उन्हें कई बार जेल भेजा गया। नमक सत्याग्रह का आयोजन करने पर पंत को 1930 में गिरफ्तार किया गया और कई सप्ताह तक जेल में रहना पड़ा। प्रांतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने पर 1933 में पंत को गिरफ्तार कर लिया गया और 7 महीने तक जेल में रखा गया। सत्याग्रह के आयोजन में सहायता करने पर पंत को एक बार फिर 1940 में जेल भेज दिया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें 3 वर्ष अहमदनगर जेल में बिताने पड़े। स्वतंत्रता के बाद गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। 7 मार्च 1961 को 74 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उस समय वो देश के गृह मंत्री थे। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज।
आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। श्रोता, आजादी का अमृत महोत्सव क्विज के उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व आज समूचे देश में पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने घरों में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं। महाराष्ट्र में 10 दिन तक चलने वाला गणेश उत्सव आज से शुरू हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे भीड़भाड़ से बचें और कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सादगी और धैर्य के साथ त्योहार मनाएं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंबई पुलिस ने एहतियात के तौर पर शहर में धारा 144 लागू कर दी है। पूरे विश्व में अपनी पहचान कायम करने वाला महाराष्ट्र का गणेश उत्सव आज से शुरू हो गया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में कई जगह कल रात से ही गणपति बाप्पा मोरया के नारों की गूंज शुरू हुई और घरेलू तथा सार्वजनिक गणेश मंडलों के गणेश जी का आगमन शुरू हुआ। हालांकि कोरोना महामारी के कारण लगातार दूसरे साल ये उत्सव प्रतिबंधों समेत पूरे संयम और सादगी से मनाने के लिए श्रद्धालु तैयार हो रहे हैं। राज्य में सार्वजनिक गणेश मंडल ऑनलाइन तथा सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराने में जुटे हैं। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कामना की कि ये पर्व सभी के जीवन में खुशहाली, शांति, सौभाग्य और बेहतर स्वास्थ्य लेकर आए। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज मैनचेस्टर में शुरू होगा। भारतीय समय के अनुसार मैच दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। विराट कोहली के नेतृत्व में मेहमान टीम वर्तमान श्रृंखला में 2-1 की अजेय बढ़त बना चुकी है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। इन शहरों में कहीं तेज तो कहीं मध्यम बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली में सुबह कई स्थानों पर तेज बारिश हुई। इन शहरों में तापमान 28 से 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। उत्तरी भारत में जम्मू, श्रीनगर, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। लेह में मौसम साफ रहेगा। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शेलंग, कोहिमा, आइजोल, अगरतला, ईटानगर, अगरतला और गंगटोक में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। और रवि, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। लवलीन, ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता में आतंकरोधी कार्ययोजना को मंजूरी देने की खबर सभी अखबारों में है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संकल्प लिया गया कि अफगानिस्तान में आतंक नहीं पनपने देंगे। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, प्रभावशाली समूह ने हिंसा से दूर रहने और अफगानिस्तान में स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया। बाड़मेर में वायुसेना की पहली आपात लैंडिंग की सुविधा को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स नेताओं ने अफगानिस्तान को अन्य देशों के लिए आतंकी गुटों की शरण स्थली नहीं बनना चाहिए। अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता का आह्वान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सतह से हवा में मध्यम दूरी तक मार करने में सक्षम मिसाइल रक्षा प्रणाली भारतीय वायुसेना को सौंपी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तमिलनाडु और उत्तराखंड सहित 4 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा, टीके की 2 खुराक कोविड मृत्यु दर को रोकने में 97.5% तक सक्षम। सरकार चालू वित्त वर्ष में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक के निर्यातकों की बकाया प्रोत्साहन राशि जारी करेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।